अब इनमें ना देखे, पढ़ा केवल। सत्ता की साझेदारी, पहला पार्ट नागरिक शास्त्र का। सत्ता किसे कहते हैं? सबसे पहले सत्ता क्या है? सत्ता जानते हो? नहीं। अरे यही बता देते, ताश खेलने वाला सत्ता तब उसमें भी होता है ना, यस सर। नौवा दहला अट्ठा सत्ता। यस सर। लेकिन ये सत्ता क्या है? शासन की सत्ता। जो शासन तो सत्ता किसे कहते हैं? जो गवर्नमेंट कहते हैं नहीं, सत्ता महन चाहे जवान कह लें, वही जो गवर्नमेंट जिसकी सरकार है वही किसमें है? सत्ता में। लेकिन सत्ता होता क्या है? सत्ता एक पावर है, शक्ति, अथॉरिटी। और सत्ता में पावर तब आती है जब बहुमत, जिस पार्टी को बहुमत मिलता है उसी। प्रधानमंत्री के लिए तो सब राजीव गांधी, पप्पू भैया, लेकिन प्रधानमंत्री के लिए कई दावेदार बनते हैं, लेकिन सब प्रधानमंत्री होते हैं? नहीं होते। जिसके साथ बहुमत दल होता है, यानी जिसे ज्यादा लोग मत देते हैं, वही क्या होता है? तो इस प्रकार हम कह सकते हैं कि जिस व्यक्ति को बहुमत मिलता है, सत्ता उसी में निहित हो जाती है। और साझेदारी मतलब साझेदारी, साझा, पार्टनरशिप, हिस्सेदारी। हिस्सेदारी मतलब साझेदारी। तो सत्ता की साझेदारी क्या है? सत्ता की साझेदारी कैसी होती है? इसके क्या लाभ हैं? क्या सत्ता की साझेदारी होना जरूरी है? ये सब सारी बातें इस चैप्टर में। इसमें दो देशों का उदाहरण देख पहले समझाया गया। जैसे घर बताया जाता है भैया राम है, राम बहुत अच्छे थे, माता पिता की आज्ञा पालन करते थे, हमें भी ऐसे करना चाहिए। कोई ये नहीं बताता फलाने बहुत चोर थे और चोर बनने में बहुत अच्छा होता है। तो शिक्षा हमेशा अच्छी दी जाती है। वही दो देश का उदाहरण दिया गया है कि जहाँ पे सत्ता की साझेदारी नहीं है और जहाँ पे है, दोनों जगह में क्या अंतर है, और जो अंतर है तो उसमें क्या फायदा है, क्या नुकसान है। तो सबसे पहले श्रीलंका। कौन सा? श्रीलंका। ये कहाँ है? श्रीलंका। राम हिंद महासागर में एक तो छोटा सा द्वीप है, महाद्वीप मत कहते हैं ना द्वीप को। और इसे क्या कहते हैं? श्रीलंका। है भले छोटा, लेकिन बड़े प्यार से नाम लेते हो, श्रीलंका। जैसे पिताजी के नाम के आगे श्री लगता है, वैसे श्रीलंका। लंका जल्दी कोई नहीं कहता, श्रीलंका। और इसी श्रीलंका को सिंघल द्वीप के नाम से भी जाना जाता है। सिंघल, सिंघल। जैसे भारत है, हिंदुस्तान है, आर्यावर्त था एक जमाने में, इंडिया है, वैसे ही वहां क्या कहते हैं? सिंघल द्वीप। जैसे जहाँ पे बहुत ज्यादा मौर्य है तो कोईरान, यादव है तो ईरान, पंडित है तो बबनौटी, ठाकुर है ठकुरान, गडरिया है तो गडरान। वैसे ही श्रीलंका में सबसे ज्यादा संख्या किसकी है? सिंघलियों की। तो ये क्या है? सिंघल द्वीप। जात समूह का नाम है, जैसे हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई, वैसे सिंघली। तो श्रीलंका का जो इतिहास शुरू होता है तो पुराना, यहाँ पर भी ब्रिटिश शासन हुआ करता था एक जमाने में। तो श्रीलंका 1948 में स्वतंत्र हुआ था। कब? 1948 में स्वतंत्र हुआ था। किससे? ब्रिटिश यानी अंग्रेजों से। और जब यह स्वतंत्र हुआ तभी से यह मसला शुरू हुआ है, क्योंकि जब भारत पर अंग्रेजों का अधिकार था उस समय बागानों में काम करने के लिए मजदूरों की आवश्यकता होती थी। जब श्रीलंका पे अधिकार कर लिया अंग्रेजों ने, तो वो यहाँ से, भारत से, और भारत से कहाँ? अब भारत में नीचे क्या है? दक्षिण भारत ना, तो मजदूर ले जाने के लिए यहाँ से थोड़ी ले जाएंगे, यहीं से ले जाएंगे ना, श्रीलंका पास में है। तो तमिल लोगों को श्रीलंका में काम करने के लिए ले जाया गया था औपनिवेशिक काल में, जब भारत में उपनिवेश था अंग्रेजों का। तो वहां पर वो लोग जो काम करते थे, कुछ लोग वहीं बस गए, उनके बच्चे पैदा हुए, वहीं रहने लगे। तो श्रीलंका में जो जातीय समूह है वो है सिंघलियों की, तमिलों की और ईसाइयों की। तो तमिल वहां जो है, उसके अलावा जो वहां सिंघली है। कौन? सिंघली वहां की मूल निवासी है। सिंघली श्रीलंका के मूल निवासी। एग्जाम में अगर पूछेगा श्रीलंका में के मूल निवासी कौन है तो सिंघली।
और सबसे ज्यादा जनसंख्या इन्हीं की है 74%। 50 से ज्यादा हो गया तो सबसे ज्यादा ही हो जाएगा ना। तो 74% जनसंख्या किसकी है? सिंहलियों की। उसके बाद आता है तमिलों का। तमिल जो है इनमें भी 2 ग्रुप हैं, एक श्रीलंका मूल के तमिल, एक भारत से जो काम करने के लिए जाए गए थे वे तमिल। तो और वहां पर सबसे ज्यादा जनसंख्या सिंहलियों की है, और जो कि कौन सी भाषा बोलते हैं? सिंहली भाषा ही बोलते हैं। और जो भारत के हैं उनमें से कुछ लोग हिंदू हैं, कुछ लोग मुसलमान हैं। इसके अलावा ये लोग तमिल भाषा बोलते हैं। कौन सी? तमिल भाषा। लेकिन वहां के जो ईसाई हैं, श्रीलंका में जो ईसाई हैं, जो ईसाई हैं श्रीलंका में, वे कौन सी भाषा बोलते हैं? सिंहली और तमिल दोनों भाषा बोलते हैं। ईसाई वैसे भी ज्यादा दिमागदार होते हैं। तो अब जो श्रीलंका की मेन कहानी जो शुरू होती है, जो आपको एग्जाम के लिए महत्वपूर्ण है, कि श्रीलंका एक द्वीपीय देश है जो कि हमारे हरियाणा राज्य से भी छोटा है। या कह सकते हो कि लमसम बराबर है, कोई नापने नहीं गया था। लगभग ये समझो कि हरियाणा, जैसे कहते हैं ना, जैसे फलाने फलाने, हाँ 19 भी चलता है। तो श्रीलंका एक द्वीपीय देश है, और वो कब स्वतंत्र हुआ? 1948 में। स्वतंत्र होने के बाद से ही लेकर सिंहलियों और तमिलों के बीच आपसी मनमुटाव बढ़ता चला गया, और अंततः नतीजा ये हुआ कि सिंहलियों की संख्या सबसे ज्यादा थी। तो जो भी फैसले लिए गए वो सिंहलियों के हक में ही लिए गए। और श्रीलंका की सिंहलियों की सरकार ने 1956 में, 1956 यह है जो सबसे मोस्ट इंपॉर्टेंट है। हर क्वेश्चन श्रीलंका जितना लिखोगे यही आपको हर बार लिखना पड़ेगा, हर क्वेश्चन में। 1956 में श्रीलंका में जो कानून बना, उसके द्वारा क्या किया गया कि सिंहली, किसको? सिंहली भाषा को देश की राजभाषा घोषित कर दिया गया। और इसके साथ साथ सिंहली लोग मानते थे बौद्ध धर्म। कौन सा? बौद्ध धर्म। इस धर्म को देश का धर्म घोषित कर दिया गया। जैसे अपने भारत में कैसा है धर्मनिरपेक्ष, लेकिन वहां पे क्या है? एक ही धर्म को और एक ही भाषा को सब कुछ दे दिया गया। इसके अलावा सिंहली लोगों को नौकरी में प्राथमिकता दी गई। जो सरकारी नौकरी मिलती है उसमें सारा अधिकार दे दिया गया सिंहलियों को। बचे बेचारे तमिल और ईसाई, ये है सब तमिल, मानते धर्म अलग अलग है। जैसे कोई चर्च में जाने लगे, तो जो तमिल थे अब उनको क्या लगा कि ये तो हमारा देश ही नहीं है। उनको बेगानापन लगने लगा कि ये लोग हमारे साथ इतना भेदभाव कर रहे हैं कि जैसे हमसे इनसे कोई मतलब ही नहीं है, तो भाई हम क्यों आपके साथ रहें, हम भी अलग रहेंगे, हमारा हिस्सा बांट दो। झगड़ा होता क्या होता है? हिस्सा बांट दो तो बंटवारा हो जाए। तो इसके लिए कई बार श्रीलंका में गृह युद्ध हुए, और 1980 में दक्षिणी श्रीलंका में अलग से अपने मांग के लिए इन्होंने तमिल इलम बनाने की मांग की। कौन सा? तमिल इलम। लेकिन ज्यादा जनसंख्या किसकी थी? सिंहलियों की। उन्होंने नहीं माना, और आए दिन गृह युद्ध होते रहते हैं आज भी। अब तो मान लो इस वर्तमान कंडीशन में श्रीलंका की स्थिति वैसे भी खराब है, लेकिन वहां गृह युद्ध हो चुके हैं। तमिल इलम, तमिल इलम अलग से अपने लिए उसी देश में एक अलग देश, जैसे भारत से अलग होकर पाकिस्तान बना, वैसे एक भैया हम आपका हमारे हमसे नहीं जम रहा है ना, तो ठीक है हमको अलग कर दो, हम अपना अलग रहेंगे, आप अलग रहो। अब बात ये उठती है कि ज्यादा जनसंख्या थी सिंहली की, तो जितने भी फैसले लिए गए वो किसके पक्ष में लिए गए? तो सिंहली हो गए बहुसंख्यक और तमिल हो गए अल्पसंख्यक। जिसकी संख्या ज्यादा हो वो क्या होते हैं? बहुसंख्यक, और जिसकी संख्या कम हो अल्पसंख्यक। और गृह युद्ध किसे कहते हैं? पूछेगा एग्जाम में, गृह युद्ध किसे कहते हैं? गृह युद्ध से तात्पर्य होता है जब एक देश
एक देश के परिप्रेक्ष्य में अगर देखा जाए तो गृह युद्ध से तात्पर्य होता है जब एक देश के ही लोगों से आपस में ही युद्ध करें या अपने हक के लिए लड़े या दूसरे को परेशान करने के लिए लड़े, दोनों है तो क्या कहलाएगा? गृह युद्ध। और बहुसंख्यकवाद किसे कहते हैं? वाद मतलब जानते हो तुम? वाद, हाँ? वाद का मतलब होता है उस विचारधारा को मानने वाला। उस विचारधारा मतलब जिसके साथ ये लग जाएगा। जैसे जाति, तो जाति तो कोई भी हो सकती है, लेकिन जब इसके साथ हम प्लस कर देंगे वाद, तब ये क्या हो जाएगा? जातिवाद। मतलब आप जिस जाति का पक्ष लोगे वही जातिवाद। यादव के लिए कहा जाता है कि यादव ज्यादा पक्ष लेते हैं, पंडित के लिए पंडित का, मौर्य के लिए, मतलब हर जाति के लिए कहा जाता है कि अरे बहुत जातिवादी, अपने जाति का केवल सोचते हैं। रूढ़िवादी का मतलब, रूढ़िवाद क्या है? जो पुरानी परंपरा को मानता है उसी विचारधारा को आप भी मानो। जैसे गांधीवाद, कहते हैं ना गांधीवादी है, यानी गांधी जी का क्या विचार था? अहिंसा। तो जो वही मार्ग पे चलेगा क्या कहेंगे? ये गांधी विचारधारा वाले, यानी गांधीवादी है। जिस विचारधारा को आप मानोगे उसी के साथ जो वाद लग जाएगा। ऐसे ही बहुसंख्यकवाद, यानी ज्यादा संख्या के जिसकी है उसके बारे में जो सोचे। तो बहुसंख्यकवाद उसे कहते हैं जब किसी देश के अंदर एक वर्ग की संख्या बहुत ज्यादा हो तो वह अपनी मर्जी का कोई भी कार्य करे। किए नहीं अपनी मर्जी का, सिंघली के लिए किए ना अपनी मर्जी का काम। तो इसमें तीन चीज केवल 1948, 1956 और 1980, तीन चीज याद रखो। और सिंघली की संख्या ज्यादा है, तमिलों की कम। ये 56 का कानून याद रखो। इसके अलावा श्रीलंका में कुछ नहीं याद रहेगा फिर भी हो जाएगा। और इसके साथ ही साथ अल्पसंख्यक किसे कहते हैं? किसी देश के अंदर किसी देश के अंदर रहने वाले ऐसे वर्ग को जिनकी संख्या कम हो वो अल्पसंख्यक कहे जाते हैं। और साझेदारी का मतलब बंटवारा, हिस्सेदारी। श्रीलंका के बाद जो दूसरे देश का एग्जाम्पल दिया गया है वो है बेल्जियम। और दो देश का क्यों दिया गया है? क्योंकि एक ही व्यक्ति का कैरेक्टर बता के आपको कुछ डिफाइन नहीं किया जा सकता। दो लोगों को जब बताया जाता है देखो ये ऐसा है, भैया फलाना ऐसा है, फलाना ऐसा है, और ये इस कारण से जो है मार खाया, ये इस कारण से बचा हुआ है। वैसे ही श्रीलंका ने एक जो किया उसका नतीजा क्या हुआ? गृह युद्ध हुआ। लेकिन अब बेल्जियम का बताएगा कि ये क्या किया, कैसे किया और क्या हुआ। तो बेल्जियम जो है इसकी भी तुलना भारत के हरियाणा से की गई है कि ये भी भारत के हरियाणा राज्य जैसा है। और बेल्जियम की राजधानी ब्रुसेल्स है। बेल्जियम की राजधानी ब्रुसेल्स है। और इस देश की सीमा 4 देशों से लगी हुई है। इसके पड़ोसी जो 4 देश हैं, फ्रांस है, नीदरलैंड है, जर्मनी है और लग्जमबर्ग। कितने हैं? 4। फ्रांस, नीदरलैंड, जर्मनी और लग्जमबर्ग। इसके अलावा यहाँ पे सबसे ज्यादा जो लोग रहते हैं वो फ्लेमिश में रहते हैं। कहाँ पे? फ्लेमिश। और भाषा बोलते हैं डच। डच डच डक ना कह देना, हाँ, डच भाषा। जो एग्जाम में पूछेगा वही यही सबसे ज्यादा भाषा बोलने वाले यहाँ के कौन है। और इसके अलावा बेल्जियम की राजधानी कहाँ है, उसकी सीमा कहाँ कहाँ से लगी हुई है। तो फ्रांस, जर्मनी, नीदरलैंड और लग्जमबर्ग। कौन से भाषा बोलने वालों की लोगों की सबसे ज्यादा संख्या थी? डच। इसके अलावा फ्लेमिश, जिसको फ्रेंच बोलने वालों की संख्या थी। और इसके अलावा जर्मनी के यानी जर्मन। तो इसका मतलब कि श्रीलंका की तरह यहाँ भी 2-3 भाषाभाषी लोग रहते थे। लेकिन यहाँ पर कभी भी गृह युद्ध नहीं हुआ, क्योंकि विवाद होने से पहले ही बेल्जियम की समझदारी, बेल्जियम की समझदारी क्या थी कि बेल्जियम ने सत्ता का विभाजन कर दिया, यानी साझेदारी कर दी। जिसकी जितनी संख्या उतनी उसकी हिस्सेदारी, सबको उनका हिस्सा दे दिया। नौकरियों में मंत्री, अगर फ्रेंच भाषा वाले जितने हैं, डच वाले भैया आप भी उतना ले लो।
तो इसलिए वहां पे झगड़ा नहीं हुआ। इसके अलावा जो साझेदारी उसने किया, ये बहुत पूछता है बेल्जियम की साझेदारी में कि साझेदारी का तरीका क्या था। तो साझेदारी के दो तरीके होते हैं, एक ऊर्ध्वाधर और एक क्षैतिज। ऊर्ध्वाधर और क्षैतिज। और ऊर्ध्वाधर का मतलब ऊर्ध्वाधर एक के ऊपर एक धर, हाँ? तो ऊर्ध्वाधर मतलब एक ऊपर एक धर, यानी नीचे से ऊपर। और क्षैतिज का मतलब होता अंग। और ऊर्ध्वाधर को ही कहते हैं अस्तर। ब्लाउज पे लगता है ना, हाँ? अरे वही वाला नहीं। तो अस्तर क्या, एक कपड़े के नीचे एक कपड़ा रहता है, अस्तर रहता है, ऊपर से ब्लाउज के पीस रहता है। स्वयं ब्लाउज ना लिख के आ जाना। तो ऊर्ध्वाधर भी कहते हैं और अस्तर भी कहते हैं, और दूसरे वाले को क्षैतिज और अंग दोनों कहते हैं। एग्जाम में चाहे अंग कह के पूछे चाहे क्षैतिज कह के पूछे, दोनों एक ही है। चाहे ऊर्ध्वाधर कहे चाहे अस्तर कहे, वो दोनों एक है। तो ऊर्ध्वाधर में एक के ऊपर एक या ऊपर से नीचे सीढ़ी नुमा। सीढ़ी आपकी मर्जी, आप कहो कि नीचे से ऊपर जाने के लिए बनी है या ऊपर से नीचे। तो जो यहाँ पे साझेदारी अपनाई गई कहाँ पे, बेल्जियम में, वो ऊर्ध्वाधर वाली ही अपनाई गई। तो इसमें सत्ता को तीन प्रकार से विभाजित किया गया साझेदारी में। एक राष्ट्रीय मतलब केंद्रीय शासन व्यवस्था, और केंद्र के बाद प्रांतीय व्यवस्था की गई, और प्रांतों के बाद सामुदायिक, जिसको अपने यहाँ पंचायत कहते हैं। तो इस प्रकार बेल्जियम की सबसे बड़ी समझदारी ये थी कि उसने सबका हिस्सा बांट दिया और साथ ही शासन का विकेंद्रीकरण कर दिया। केंद्रीकरण का मतलब सीधा एक बिंदु केंद्र, और विकेंद्री का मतलब सबको बांट दो। तो ये करने के बाद बेल्जियम में कभी भी कोई तनाव नहीं हुआ। तो इसके बाद बेल्जियम और श्रीलंका, अगर इन दोनों की हम तुलना करके देखें तो हमें क्या पता चलता है, बेल्जियम एक छोटा सा देश है और श्रीलंका भी एक छोटा सा देश है। दोनों लगभग भारत के हरियाणा राज्य के बराबर है। बेल्जियम में भी कई जाति के लोग समूह रहते थे और श्रीलंका में भी कई जाति समूह रहते थे या रहते हैं आज भी। लेकिन श्रीलंका में 1956 में एक कानून बनाया गया, जिस कानून के द्वारा सिंहली भाषा को राजभाषा और बौद्ध धर्म को देश का धर्म बना दिया गया, जिससे दूसरे पक्ष तमिलों द्वारा उनका झगड़ा हुआ, यानी गृहयुद्ध हुआ। लेकिन बेल्जियम में ऐसा कुछ नहीं हुआ, क्योंकि उसने सब में हिस्सा को बांट दिया। इस प्रकार बेल्जियम ने जो समझदारी दिखाई, अगर श्रीलंका ने भी वही किया होता तो शायद श्रीलंका में जो स्थिति आज है ऐसी न होती। ऐसे ही एग्जाम में जब पूछेगा क्वेश्चन दोनों तुलना, तो 4 लाइन या 3 लाइन या 2 लाइन जितना आप लिख पाओ, इसी के बारे में जैसा बताया ऐसा ही लिखना। अब इसके बाद जो बात आती है दबाव समूह। दबाव समूह, दबाव का मतलब जिसपे आप जोर डालो, दबाव। अब ऐसा ना कि किसी इंसान को दबा दो। क्या बड़े शांत लगी है, हो गया हो। अरे कल जागा है। तो दबाव समूह, दबाव समूह का मतलब जो दबाव डाले, लेकिन किस पर, किसी व्यक्ति पे नहीं, कि कमजोरों पर दबाव डालो। सरकार के ऊपर, सरकार की नीतियों के खिलाफ जो लड़े उसे दबाव समूह कहते हैं। जैसे सरकार से अपना कार्य कराने के लिए जुलूस निकालना, यानी सरकार पर एक दबाव, जोर बनाते हैं कि ये काम आप करो। नारीवादी संगठन है, कोई उनको पेमेंट नहीं मिलता तो अपना आपस में संगठन बनाए। मजदूर यूनियन है, ये सब क्या मजदूरों के खिलाफ कुछ होता है अगर जो है तो एकजुट हो जाते हैं। अधिवक्ता संघ है, नहीं दबाव समूह कहते किसे हैं, ये किसी देश से मतलब थोड़ी है। सबका यूनियन होता है, मजदूरों का यूनियन होता है। तो यूनियन क्या करता है, किसी एक मजदूर के साथ अगर कुछ हुआ तो उससे निपटने के लिए सरकार के खिलाफ विरोध प्रदर्शन करते हैं। अकेले नहीं कर सकते। अभी सारे स्टूडेंट मान लो जितना सोनसम स्कूल है 4-5 हजार लोग होंगे, डीएम के ऑफिस का घेराव कर लो,
तो डीएम बाहर निकल के आएगा और सुनेगा भी बहुत प्यार से। अकेले जाओ तो चपरासी मार के भगा देगा। तो एकता में बहुत ताकत होती है समूह में। इसके अलावा अगर पूछेगा कि 1956 के कानून द्वारा श्रीलंका में क्या किया गया, या ऐसा क्या किया गया कि जिससे श्रीलंका में गृह युद्ध हुआ, तो क्वेश्चन वही है। तो इसमें आपको बताना पड़ेगा कि श्रीलंका में कई जाति समूह के लोग रहते हैं, जिनमें सबसे ज्यादा जनसंख्या किसकी है? सिंहलियों की। और सिंहलियों के पक्ष की सरकार ने 1956 में एक कानून बनाया और उस कानून के द्वारा सिंहली भाषा को राजभाषा और बौद्ध धर्म को राजकीय धर्म घोषित कर दिया, जिससे वहां के तमिलों को बेगानेपन का एहसास हुआ और इस कारण उन्होंने अपनी मांग रखी, लेकिन उनके लिए कोई ध्यान नहीं दिया गया। इसलिए उन्होंने एक अलग से श्रीलंका में ही तमिल इलम की मांग किए और जिसे लेकर गृह युद्ध हुआ और भारी जन धन की हानि हुई। सत्ता की साझेदारी के तरीके में सबसे पहला ऊर्ध्वाधर कहो चाहे शासन के विभिन्न स्तर, तो उसमें 3 है केंद्रीय। प्रत्येक देश में एक केंद्रीय शासन व्यवस्था होती है और केंद्रीय शासन व्यवस्था को सुचारू रूप से चलाने के लिए उसे प्रांतों में विभाजित किया जाता है और हर प्रांत में सामुदायिक यानी पंचायती सरकार या नगर पालिका की सरकार होती है जो ग्रामीण स्तर पर कार्य करती है। ऐसा इसलिए किया जाता है ताकि हर स्तर पर सभी कार्य सुचारू रूप से किए जा सके। और दूसरा जो है साझेदारी के तरीके वो है शासन के विभिन्न अंगों के बीच विभिन्न अंगों के बीच शक्तियों का विभाजन। तो कितने हैं? 3 भी हैं। व्यवस्थापिका और न्यायपालिका। देखिए दोनों में अंतर क्या है? स्तर क्या होता है कि केंद्र, राज्य और पंचायत, लेकिन अंग का मतलब क्या होता है? एक ही जगह। ऐसा नहीं कि आपका हाथ एक उधर रखा रहे, पैर एक वहां रहे, ऐसा नहीं। एक ही जगह के अंग। केंद्र के अंग 3 हैं, राज्य के भी अंग 3 हैं। तो शासन के विभिन्न अंगों के बीच यानी एक ही स्तर पर रहते हुए शासन के विभिन्न अंग हैं। व्यवस्थापिका मतलब संसद जिसको कहते हो, आप लोग चुन के भेजते हो वोट देके। तो जब इसमें लिखोगे तो व्यवस्थापिका का कार्य होता है कानून का निर्माण करना, कानून का निर्माण करना। और कार्यपालिका का कार्य होता है कि कानून के अनुसार सरकार चलाना या देश को के शासन को चलाना। और न्यायपालिका का काम होता है कानून के आधार पर न्याय देना। इस प्रकार तीनों के कामों को स्पष्ट रूप से बांट दिया गया, लेकिन ये तीनों एक दूसरे से स्वतंत्र नहीं है, एक दूसरे से बंधे हुए हैं। हमारे साथ में खजुली होने लगे और ये हाथ बोले नहीं हम नहीं खजुलाएंगे, ठीक है, इसमें होगा तो हम नहीं खजुलाएंगे। इसलिए एक दूसरे से बंधे हैं, अलग नहीं है। व्यवस्थापिका जो भी कानून बनाती है कार्यपालिका उस पर कार्य करेगी, लेकिन कोई ऐसा कानून यदि बनाती है जो खिलाफ में हो इसके, तो न्यायपालिका क्या करेगी? उस कानून को रद्द कर देगी। और सरकार मनमर्जी का अगर कानून चलाएगी तो ये क्या करेगी? सरकार के ऊपर अंकुश लगाएगी, रोकेगी उसे करने से, क्योंकि न्यायपालिका स्वतंत्र होती है। और न्यायपालिका ही अगर मनमानी करने लगे तो संसद जो है वो क्या करेगी? वो यही चुनती है ना न्यायपालिका के मुख्य न्यायाधीश को, वो उसे पद से ही हटा देगी। तो इस प्रकार तीनों एक दूसरे से बंधे हुए हैं और अपना अपना कार्य करते रहते हैं। इसके बाद बात आती है क्षैतिज। जब 60 में पूछेगा छोटे में कि क्षैतिज विभाजन से आप क्या समझते हैं, तो क्षैतिज का मतलब होता अंग, यानी एक ही शासन स्तर के सभी अंग जो अपना अपना कार्य करें, जैसे व्यवस्थापिका, कार्यपालिका और न्यायपालिका, ये क्षैतिज है। अब जो पूछेगा एग्जाम में कि ऊर्ध्वाधर और क्षैतिज में अंतर, तब आप सीधी लाइन खींचो, उसमें क्या लिखोगे? ऊर्ध्वाधर में कि इसमें
शासन स्तरों के आधार पर होता है, जैसे केंद्र, राज्य और पंचायत। इसमें एक ही शासन के विभिन्न अंग होते हैं, व्यवस्थापकीय, कार्यपालिका, न्यायपालिका। ये ऊपर से नीचे की ओर, इसमें ऊपर से नीचे की ओर शासन होता है, यानी केंद्र का अधिकार राज्य पर, राज्य का पंचायत पर होता है। लेकिन इसमें सब अपना अपना कार्य करने के लिए स्वतंत्र होते हैं, लेकिन एक दूसरे से बंधे होते हैं। दो अंतर पूछेगा, दो से ज्यादा नहीं पूछेगा। अब सत्ता की साझेदारी में जो लॉन्ग क्वेश्चन आंसर श्रीलंका पे आधारित है कि बहुसंख्यकवाद किसे कहते हैं, श्रीलंका ने बहुसंख्यकवाद को किस प्रकार स्वीकार किया। तो इसमें आपको लिखना क्या है, सबसे पहले आंसर आने से ज्यादा क्वेश्चन समझ में आना चाहिए। क्वेश्चन नहीं समझ में आया तो आंसर ज्यादा प्लस जगह माइनस, तुम्हारे सवाल वैसे ही। गर्मी बहुत लग रहा बहुसंख्यकवाद किसे कहते हैं, श्रीलंका में बहुसंख्यकवाद को किस प्रकार स्वीकार किया गया। तो बहुसंख्यकवाद जब किसी देश में एक वर्ग की संख्या बहुत ज्यादा और दूसरे वर्ग की संख्या बहुत कम हो, वो क्या कहलाती है, जो ज्यादा संख्या हो उसे हम बहुसंख्यक कहेंगे, जो कम हो उसे अल्पसंख्यक। ऐसा ही श्रीलंका में भी था। श्रीलंका में सिंहली, जो कि श्रीलंका के मूल निवासी हुआ करते थे, उनकी संख्या 74% थी और 18% कौन थे, तमिल। और तमिलों में 13% श्रीलंकाई मूल के तमिल थे, बाकी सभी भारत से ले जाए गए। और इनमें से 7% जनसंख्या ऐसी थी जो ईसाई धर्म को मानती थी, जो किसको, ईसाई धर्म को मानती थी। तो इस प्रकार श्रीलंका में सबसे ज्यादा जनसंख्या सिंहलियों की। ये तो हेडिंग हो गया बहुसंख्यकवाद। श्रीलंका ने बहुसंख्यकवाद को किस प्रकार स्वीकार किया, किस प्रकार स्वीकार किया गया है, तो मतलब कि उसने इसको कैसे कैसे क्या क्या किया है। तो सबसे पहले उसने क्या किया, सिंहली भाषा को क्या किया, राष्ट्रभाषा बनाया। राजभाषा की मान्यता। सबसे पहले यही तो 56 में कानून बनाया। तो इस हेडिंग हम क्या लिखेंगे कि श्रीलंका की सिंहलियों के पक्ष की सरकार ने 1956 में एक कानून बनाया, जिसके द्वारा सिंहली की भाषा को देश की राजभाषा बना दिया। इस प्रकार उसने तमिलों की उपेक्षा की। अब दूसरा क्या आएगा, बौद्ध धर्म को मान्यता। 1956 में जो कानून बना उसमें न केवल सिंहली भाषा को राजभाषा बनाया गया, बल्कि सिंहलियों के धर्म बौद्ध धर्म को ही देश का धर्म भी बना दिया गया। उसके बाद क्या किए, नौकरियों में प्राथमिकता। 1956 के कानून के द्वारा सिंहली भाषा को राजभाषा तथा बौद्ध धर्म को राजकीय धर्म बनाने के बाद सिंहलियों को ही नौकरियों में प्राथमिकता दे दी गई। क्या किया गया, नौकरियों में प्राथमिकता दे दिया गया। उसके बाद तमिलों की अच्छा 1 2 3 4 12 लाइन, एक पे से ज्यादा। श्रीलंका की सरकार ने तमिलों की संख्या कम होने के कारण उनकी तरफ कोई ध्यान नहीं दिया, बल्कि उनके भाषा या धर्म किसी को मान्यता न देने के साथ साथ उनको नौकरियों में भी क्या किया, कोई हिस्सा नहीं दिया। इस प्रकार तमिलों की लगातार श्रीलंका में उपेक्षा की गई। ये हो गया क्वेश्चन। अब अंत में जो हेडिंग के बाद लिखा जाता है कि बहुसंख्यकवाद को किस प्रकार स्वीकार किया है। तो श्रीलंका ने स्वीकार किया, यानी श्रीलंका में इन सब से फिर हुआ क्या, स्वीकार का मतलब क्या हुआ। तो श्रीलंका में तमिलों के साथ लगातार यह उपेक्षा तमिलों में बेगानेपन का एहसास कराया। तमिलों में क्या किया, बेगानेपन का एहसास कराया। और 1980 के दशक में तमिलों ने अपने लिए एक अलग ही हिस्सा
हिस्सा कौन सा तमिल फिल्म की मांग उठाई, लेकिन उनकी संख्या कम होने के कारण उन्हें हिस्सा नहीं दिया गया, और जिसका नतीजा यह हुआ कि श्रीलंका में गृह युद्ध हुआ। तो इस प्रकार श्रीलंका में बहुसंख्यकवाद का वर्चस्व हमेशा से बना हुआ है। ये इस क्वेश्चन का आंसर है। जितनी कहानी है उस कहानी से बाहर नहीं जाएगा। सत्ता की साझेदारी, हर चीज के दो तर्क होते हैं, एक युक्तिपरक और एक नैतिक। युक्तिपरक का मतलब युक्ति के हिसाब से जुगाड़, यानी जो कोई दे दे, हाँ? और नैतिक का मतलब जो दायित्व हो। जैसे युक्तिपरक पापा पानी मांगे हैं देख पर भाई के, लेकिन नैतिक कर्तव्य हमारा क्या है? हम पापा से पूछे पापा पानी के अलावा और कुछ चाहिए? भाई उनके दुख तकलीफ को पूछो ना, ऐसा नहीं पानी मांगे ले जाए चला। हाँ? तो दो तर्क होते हैं हर जगह। ये कहते हैं ना कि जिम्मेदारी इसलिए निभा रहा हूं, नहीं तो छोड़ के चले जाते। हाँ? बाप को इसलिए पूछ रहा हूं, नहीं तो अलग कर देता। ये तो मजबूरी है तुम्हारी। नैतिक कर्तव्य क्या है कि बाप बाप होता है। हाँ? उस हिसाब से उसकी इज्जत करो, फर्ज निभाओ, ना कि जिम्मेदारी ढो। जिम्मेदारी ढोने में और अपना फर्ज समझ के निभाने में बहुत अंतर होता है। कुछ लोग कहते हैं झेलो नहीं तो उसका, तो झेलो ना, निभाओ। वैसे ही सब तक साझेदारी में दो होते हैं, युक्तिपरक और युक्तिपरक क्या है कि हमारे देश में किसी भी धर्म को बढ़ावा नहीं दिया गया है, किसी भी धर्म को दबाया नहीं गया, सबको अधिकार दिया गया, सामाजिक, आर्थिक, धार्मिक, राजनीतिक सभी अधिकार दिए गए, किसी के साथ कोई भेदभाव नहीं किया गया है। अनुसूचित जात जनजात सबके लिए कानून व्यवस्था बनाया गया है। ये क्या है? युक्तिपरक कारण है कि भैया सब हुआ है, किताब उठा के देखो सब हुआ है, हाँ? और सच में हुआ है। तो ये क्या है? युक्तिपरक कारण। तो युक्तिपरक लिख लोगे ना। युक्तिपरक में क्या है? सारी चीज जो हमारे संविधान व्यवस्था की गई, धर्मनिरपेक्ष राज्य होगा, सबको पढ़ने का अधिकार होगा, सबको जीने का, कमाने का, खाने का अधिकार होगा। ये युक्तिपरक है। लेकिन नैतिक कर्तव्य क्या है? नैतिक का मतलब होता है विधायक जी आते हैं वोट मांगने, भैया पैर छू लेंगे। हाँ? अब पैर तो छोड़ो, नेताजी की अगर पत्नी रहे तो उनसे भी कहेंगे बहन जी वोट मुझे ही देना, और उनकी पत्नी बताएंगे भैया हम तुम्हारी पत्नी है। वो कहेंगे अरे कुछ भी हो आप, लेकिन बहन जी वोट मुझे ही देना। अच्छा, जीतने के बाद किसी को नहीं पैसा। तो नैतिक कर्तव्य क्या है कि जनता से, नेताओं द्वारा, या कहते हैं सरकार से जनता की क्या अपेक्षाएं हैं वो सरकार को ध्यान देना चाहिए कि जनता को क्या आवश्यकता है, क्या जरूरत है, क्या जो कानून बने हैं वो सही से लागू हैं, नौकरी के लिए या किसी भी चीज के लिए जो योग्य है उसे कहीं घूस तो नहीं देना पड़ रहा है, रिश्वत तो नहीं देना पड़ रहा है। ये हमारा नैतिक कर्तव्य है कि जो है उसे ईमानदारी से लागू किया जाए, उसके साथ ईमानदारी हो, बेईमानी ना हो। युक्ति में क्या है कि जो है सो है, भाई कानून बना है सब समान हो। अब हो कि नहीं हो तो सरकार का इस तरफ ध्यान होना चाहिए कि जनता को हमारे कोई तकलीफ तो नहीं है। रियलिटी तो यही है ना। जीतने के पहले क्या कहते, एक बार जिताओ हम गरीबी दूर करेंगे, लेकिन वो बाद में क्या कहते, हमने तुमसे कहा था एक बार तुम हमें जिताओ हम गरीबी, तो हम कहे थे ना हम तो अपनी दूर करेंगे, कहते कर रहे हैं। हाँ? अपनी तरफ दिखाते हैं ना, एक बार जिताओ हम गरीबी दूर करेंगे, कर देते हैं। यही तो नहीं कहते कि अपनी छुपा के रखते हैं। जैसे चूना शब्द दुकानदार क्या कहते हैं, भैया तुमको ज्यादा नहीं लगाएंगे, पर चूना साइलेंट हो जाता है उसमें, वही हाल है। तो युक्तिपरक का मतलब युक्ति जो हमारे लिए जतन किया गया है, जो संविधान बना है, कानून बना है, जैसा है वैसा है, लेकिन क्या सच में उसके अनुसार कार्य हो रहा है? ये तो हम भी जानते हैं, माँ बाप की इज्जत करनी चाहिए, बड़ों का आशीर्वाद लेना चाहिए, बड़ों का कहा मानना चाहिए, क्या सच में मानते हैं? तो नैतिक में, नैतिक वाला युक्तिपरक में, यानी जो हमारे यहाँ लागू किया गया है युक्तिपरक में, और जो वास्तव में होना चाहिए। फर्ज क्या है? दुख दर्द जानना, पूछना कि आपको कोई तकलीफ तो नहीं, आपको क्या चाहिए, ये नैतिक है। कोई जितने भी हैं सब सत्ता की साझेदारी में इतने में से पूछ रहे हैं, इसके अलावा बाहर से नहीं रहे।